हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, जो कि है बुक 3 ऑफ MPCE 021। और थर्ड और फोर्थ बुक में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी टॉपिक्स हैं ना वो एक एक पेज के हैं, बट ऑफ कोर्स बुक बनाने के लिए उनको बड़ा बना दिया है। तो जैसे अभी HIV एड्स है तो इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ जाएगा कि HIV क्या होता है और ये कैसे फैलता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और एज अ काउंसलर आप क्या कर सकते हो, ठीक है। बट बाकी सब चीज़ें फालतू की हैं। तो 10-10 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे टॉपिक्स, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले HIV एड्स वगैरह फुल फॉर्म क्या होती है और ये होता क्या है। तो एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, AIDS, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आपका इम्यून सिस्टम होता है वो एकदम से वीक होना शुरू हो जाता है और वीक होते होते एक टाइम ऐसा आता है कि वो डिसेबल्ड हो जाता है। और उसको डिसेबल करने वाला जो वायरस होता है वो HIV होता है। HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। स्टेटस ऑफ HIV ये बेकार है कि मतलब इंडिविजुअल लेवल पे फैलता है, कम्युनिटी लेवल पे फैलेगा और पॉपुलेशन लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पे वो अनबॉर्न इन्फेंट्स को हो सकता है मदर से, और उसमें आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए उनका जब वो स्टार्टिंग में ही आपको अगर पता लग जाए, आपको हिंट्स मिले। और कम्युनिटी लेवल पे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, पॉपुलेशन पे तो फिर तबाही ही है। तो राइट ने इसको एक्सप्लेन करा था एड्स को AIDS करके, इन्होंने इसकी डेफिनेशन निकाली थी हर एक अल्फ़ाबेट की। ए से होता है एक्वायर्ड मीन्स विच इज टेकन फ्रॉम समबडी एल्स एंड देयर इज नो जेनेटिक इनहेरिटेंस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो ये एड्स है ये किसी से आप जेनेटिकली इनहेरिट नहीं करते हो, बट ये किसी और से आपकी बॉडी में घुसता है। आई से है इम्यून डेफिशिएंसी सिस्टम बिकम्स सो वीक दैट द बॉडी बिकम्स अनेबल टू फाइट डिजीज। क्या होता है इसमें, एक्चुअली जो HIV वायरस होता है वो एक बीमारी नहीं लाता है, बल्कि वो क्या करता है, जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इसमें मैं आपको आगे बताऊंगी, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उन पे वो अटैक करना शुरू कर देते हैं। और जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो एक तरह से हमारा जो फाइट करते हैं, जो भी दूसरी डिजीज या बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं उनसे फाइट करते हैं। बट अगर आपके वाइट ब्लड सेल्स ही नहीं रहेंगे तो आपकी बॉडी में कोई फाइट करने के लिए होगा ही नहीं। और HIV यही करता है। HIV का जो वायरस है वो क्या करता है, आपकी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी काफ़ी वल्नरेबल हो जाती है। दूसरे बैक्टीरियाज और वायरसेस उस पर बहुत इजीली अटैक कर पाते हैं, ठीक है। और इसीलिए जो आपकी इम्यूनिटी है वो काफ़ी वीक हो जाती है। और इसीलिए आपको जो भी बाकी सारी बीमारियां लगती हैं आपको उनसे फाइट करने के लिए इम्यूनिटी ही नहीं होती है, ठीक है। ऐसे हो गया आपका सिंड्रोम व्हेन ग्रुप ऑफ डिजीजेस आर प्रेजेंट एंड अ पर्सन इज अनेबल टू कोप अप विद इट। ग्रुप ऑफ डिजीजेस कब आएंगी, जब आपका जो वाइट ब्लड सेल्स है वो वर्क ही नहीं कर रहा होगा। और बहुत सारे जो आपकी बॉडी एक तरह से फिर वही होती चलती फिरती जिंदा की, मतलब इसके अंदर आप कोई भी आराम से आपका जो वायरस है वो आपको अटैक कर सकता है और आप फाइट बैक भी नहीं कर सकते, ठीक है। देखो ये इसका प्रोसेस, जो HIV होता है वो जो वायरस होता है वो अटैक करता है आपके इम्यून सिस्टम पे, और आपका इम्यून सिस्टम फाइट करता है बीमारियों से। बट क्योंकि वो सीधा उस पर अटैक करेगा तो आपका सिस्टम है जो वीक हो जाता है। वीक कैसे होता है, जो T सेल्स होते हैं दो तरह के होते हैं, CD4+ और T हेल्पर। इनमें क्या होता है, जो सेल होता है उसके अंदर HIV का वायरस घुस जाता है और वो बहुत हाई स्पीड पे, मिलियंस की स्पीड पे वो मल्टीप्लाई होने लग जाता है। और ऐसे ही एक सेल से दो सेल, 2 से 4, 8, 16 सारे सेल्स में आपका HIV का वायरस घुस जाता है, ठीक है। और जो आपके फिर वाइट ब्लड सेल्स हैं जो इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो खत्म होते जाते हैं और HIV आपकी बॉडी में घुस जाता है। अब HIV का वायरस आपकी बॉडी में घुसता कैसे है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अगर किसी अपोजिट जेंडर या किसी को भी है HIV, और अगर आप उनके साथ में फिजिकल हो रहे हो तो आपको भी हो सकता है। और ब्लड एक्सपोजर, ब्लड एक्सपोजर मतलब कि जो भी अगर आपके जैसे ब्लेड्स वगैरह होते हैं, अगर आप किसी सैलून वगैरह में जा रहे हो या फिर ब्लड टेस्ट के टाइम पे आपको अगर कोई निडल लगी है, शेविंग, टैटू, मैनिक्योर, पेडिक्योर, इस सब के टाइम पे अगर कुछ भी हो रहा है तो आपको हो सकता है। अगर किसी जो पॉजिटिव पर्सन है उसकी सेम निडल आपको इंसर्ट कर दी है तो जो उसके ब्लड में जो आपके WBCs होंगे वो HIV पॉजिटिव होंगे और वही आपकी बॉडी में घुस के मिलियंस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है।
जो HIV है वो स्वेट या टीयर्स या सलाइवा से स्प्रेड नहीं होता है। इसीलिए अगर जैसे कहते हैं कि किसी को अगर HIV तो आप उसको एकदम छींची नहीं कर सकते हो। अगर आप उससे हैंडशेक कर रहे हो या फिर अगर आप उसके साथ में खाना खा रहे हो, इवन आप उसकी थाली में भी खाना खा रहे हो, मतलब ऐसे नहीं कि साथ में, बट अगर उसकी यूज थाली में खाना खा रहे हो उसके घर में, और अगर वो आप पे स्नीज भी कर देता तब भी आपको नहीं फैलेगा। क्यों? क्योंकि जो ये सब चीज़ें होती हैं इनमें जो HIV का वायरस होता है वो एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो HIV होता है वो आपके WBCs के अंदर ही होता है। WBC आपके ब्लड में होता है। तो ये ब्लड के थ्रू या फिर जो डिस्चार्ज होता है हमारा फिजिकल होने के टाइम पे जो डिस्चार्ज है उसके थ्रू, और या फिर जो आपका कोई भी अगर कट वगैरह लग जाए उस टाइम पे अगर आप किसी पॉजिटिव इंसान के साथ में हो तो ये आपको हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज मदर टू बेबी ट्रांसमिशन ड्यूरिंग डिलीवरी और ब्रेस्ट फीडिंग। अगर डिलीवरी के टाइम पे मम्मी पॉजिटिव है तो बेबी को भी चांसेस रहते हैं कि वो पॉजिटिव हो जाएगा। बट अगर वो डॉक्टर से प्रॉपर मेडिकेशंस ले रहे हैं और बता रखा ऑलरेडी कि मम्मी पॉजिटिव है, तो चांसेस हैं कि डॉक्टर्स मेडिसिन की हेल्प से ऐसा कर सकते हैं कि जो बच्चा है वो HIV पॉजिटिव ना हो। साइंस एंड सिम्टम्स, मोस्ट पीपल विद HIV एसिम्टोमेटिक होते हैं 8 से 10 साल तक। मतलब कि HIV में ऐसा नहीं होता है कि आपको आज हुआ और कल पता लग जाएगा। HIV धीरे धीरे आपकी बॉडी पर अटैक करता है और कुछ लोगों को डिपेंड अपॉन द इम्यूनिटी और सीवियरिटी ऑफ द डिजीज कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता है, और जबकि कुछ लोगों को विद इन वीक्स या मंथ्स पता लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी धीरे धीरे मतलब स्लो होती जाती है, क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। ठीक है, और स्टार्टिंग में मोस्टली इसके कोई ऐसा सिम्टम नहीं है कि जो एक अलग से दिखे, जैसे फीवर हो रहा है, मतलब हमको बॉडी गर्म है या फिर हमारा दिमाग गर्म है, दिमाग तो नहीं खैर, मतलब फोरहेड गर्म है तो हमें पता लगता है कि फीवर है। अगर हम खांस रहे हैं तो ऑफकोर्स खांस ही रहे हैं, खांसी है। और बट HIV में ऐसा कुछ नहीं होता है। HIV में क्योंकि जो आपकी बाकी सारी डिजीजेज हैं वो जब आपकी बॉडी पर अटैक करना शुरू कर देती है उसकी वजह से आपको एक साथ काफी कुछ हो जाता है, और आप जब उससे फाइट बैक नहीं कर पाते तो आप कमजोर होने लग जाते हो। ठीक है, तो HIV में इसमें 2-3 चीजें होती हैं। सबसे पहले जो HIV का इन्फेक्शन है, स्टेजेस इसकी, इन्फेक्शन आपकी बॉडी पे एंटर हुआ, वायरस होता है, वायरस ने एंट्री ली। इसके बाद है जो विंडो पीरियड वीक से लेके मंथ तक चलता रहता है। इसका मतलब ये है, ये विंडो पीरियड क्या होता है, ये एक टर्म है जिसको हम यूज करते हैं बताने के लिए जो हमारे पीरियड होता है जब हमको HIV इन्फेक्ट करता है, टू द पीरियड जब हमारी बॉडी उसके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू करती है। ठीक है, इस टाइम पे क्या होता है कि जो आपका एंटीबॉडी टेस्ट होगा HIV के लिए पता करने के लिए वो मे बी नेगेटिव रिजल्ट दे दे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर रिजल्ट नेगेटिव है तो आपको HIV नहीं है, बट ऐसा नहीं होता। ये विंडो पीरियड में HIV आप पॉजिटिव हो सकते हो, और इसीलिए जब भी आपको अगर HIV होता है तो आपको जो एंटीबॉडी टेस्ट है वो 3 महीने के बाद ही देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप पहले से ही इसमें टेस्ट ले लोगे तो जरूरी नहीं है कि आपका टेस्ट अगर नेगेटिव आ रहा है तो आप HIV नेगेटिव हो। कभी कभी बॉडी आपकी टाइम भी लेती है बनाने में, और इसीलिए 3 महीने का वेट करते हैं ताकि प्रॉपरली पता लग पाए कि आपकी बॉडी में HIV का इन्फेक्शन है कि नहीं है। ठीक है, अगर एक नेगेटिव टेस्ट आपका 3 महीने के बाद भी आ रहा है तो उसमें आपके लगभग 90 to 95% चांसेस होते हैं कि हाँ आपको HIV नहीं है। बट अगर 6 मंथ के बाद भी आपका नेगेटिव है और HIV के इन्फेक्शन नहीं हुआ है, इसका मतलब फिर प्रॉपरली क्लियर हो जाता है कि आपको HIV नहीं है। ठीक है, तो इसके जो टेस्ट होते हैं मोस्टली वैसे 3 वीक्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स में करते हैं, क्योंकि एकदम से इसका बॉडी पे इफेक्ट नहीं आता, और या फिर अगर जो आता है वो सीवियरिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि इसका प्रॉपर आसार दिखने में 8 से 10 साल तक लग जाते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो इसीलिए आपको इसमें जो श्योरिटी वाले टेस्ट होते हैं वही कराओ, और प्लस इसका रेगुलर आपको चेकअप कराना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका साइलेंट इन्फेक्शन, जिसमें आपका सिम्टम्स कुछ भी नहीं होते हैं बट आपको 5 से 8 साल तक लग जाता है इसका इन्फेक्शन का रिजल्ट पता करने में, क्योंकि मे बी अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो आपकी बॉडी भी पूरी कोशिश करती है फाइट बैक करने की, और HIV के वायरस को उतना मौका नहीं मिलता है कि आप पे वो बहुत ज्यादा देर तक अटैक कर पाए। तो उसके जो सिम्टम्स है आपको थोड़े बहुत दिखते रहेंगे ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, और एकदम से मतलब 5 से 8 साल के बाद ही आपको रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, उसके बाद जो और इसके सिम्टम्स हैं वो हैं क्रोनिक या फिर रेकरिंग डायरिया, अनएक्सप्लेन्ड लो ग्रेड फीवर, और ड्राई कफ, फैटीक,
प्रोग्रेसिव डिमेंशिया, मतलब ये इंक्रीज करता जाता है। और इंक्रीजिंग वेट लॉस, जिसमें 10% आपको बॉडी फैट का है, अगर आपका वेट लॉस होने पे लगा हुआ है तो इसका मतलब कि ये एक सिम्टम हो सकता है एचआईवी का। रेकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, जो भी ये सारे के सारे चीज़ें हैं, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें से अगर कोई भी आपको एक हो रहा है तो आपको एचआईवी है, वो बहुत चीज़ें भी होती हैं। और अगर ये इनमें से कुछ भी अगर आपको 2-3 चीज़ें एक साथ हो रही हैं, या तो इनमें से कोई भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि है, मतलब ऐसे तो ना हो, बट अगर 2-3 होते हैं तो, और ऐसा नहीं होगा कि ये साल में 2 बार ही हुआ और उसके बाद में आपको 3-4 साल बाद हो रहा है, वो नहीं होगा। बट अगर आपको ये रिपीटेडली हो रहा है और उससे आपकी बॉडी कमजोर हो रही है, तो आप ये वाले टेस्ट वगैरह करा सकते हो, ठीक है। जो ये मेजर थे सारे के सारे सिम्टम्स। जो माइनर सिम्टम्स हैं वो होते हैं ओरल थ्रश, रेकरेंट स्किन इन्फेक्शन, सीवियर सिबोरिया, डर्मेटाइटिस और निमोनिया, ठीक है। अब एचआईवी एड्स का डायग्नोसिस क्या होता है? डिटेक्ट्स द एंटीबॉडीज ऑफ वायरस और जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए ऑफ एचआईवी इन ब्लड इफ प्रेजेंट पॉजिटिव। जो भी आपका एंटीबॉडीज होती हैं वायरस के खिलाफ जो बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई हैं, हमारा जो इसमें डीएनए या फिर आरएनए में होता है ब्लड में, उसको ये टेस्ट करता है। अगर एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं तो आपका पॉजिटिव होता है, अगर एंटीबॉडीज नहीं है तो नेगेटिव होता है। और ये डिपेंड करता है कि आप कब करा रहे हो। अगर आप, जैसे मैंने पहले बताया था, 3 हफ्ते में करा रहे हो तो उसके बाद में आपको 3 महीने में भी कराना होगा और 6 महीने में भी कराना होगा, ठीक है। एक इसका टेस्ट होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो अब्जॉर्बेंट एसे। जो ये टेस्ट होता है, इसमें एंटीबॉडीज टेस्ट करता है वो जो एचआईवी में प्रेजेंट होती हैं बॉडी पे। और अगर ये, इसको हम एलिसा टेस्ट कहते हैं, ELIS, कहाँ गया, जॉर्बेंट का एस ले लिया उन्होंने, ऐसे, ठीक है। अगर ये एलिसा टेस्ट नेगेटिव होता है तो बहुत कम चांस होते हैं कि ये टेस्ट आपका गलत बता रहा है। और इसका भी सुपर मस्त वाला टेस्ट होता है ये वेस्टर्न ब्लॉट। वेस्टर्न ब्लॉट 2 पॉजिटिव एलिसा के बाद ही करते हैं, पक्का पक्का कंफर्म करने के लिए कि हाँ है कि नहीं है। और थर्ड टेस्ट होता है पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, PCR। ये टेस्ट भी हम इसीलिए करते हैं, हम इन तीनों में एंटीबॉडीज ही फाइंड आउट करते हैं। बट ये वाला टेस्ट थोड़ा महंगा होता है क्योंकि इसके इक्विपमेंट्स काफी महंगे होते हैं, इसीलिए मोस्टली पहले हम ये एलिसा टेस्ट करते हैं और उसके बाद में वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये इसके डायग्नोसिस हैं। अब इसके एड्स के बारे में मिसकंसेप्शंस क्या हैं? सबसे पहले कि जो एड्स है वो कैजुअल कॉन्टैक्ट्स या फिर हैंडशेक, स्नीज या फिर यूटेंसिल यूज करने से हो रहा था, ये एक मिथ है। हैविंग HIV मीन्स यू हैव एड्स, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। HIV का मतलब हो गया कि आपका जो बॉडी में इम्यून सिस्टम पे अटैक करने के लिए जो वायरस आपकी बॉडी पे आया है, उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी वीक हो रही है। बट दैट डजंट मीन कि आपको एड्स है। आपको एड्स तभी होगा अगर जो आपका सेल काउंट है वो 200 तक ड्रॉप हो जाता है, और प्लस आपको बाकी डेफिशिएंसीज भी होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। थर्ड मिथ इज HIV इन्फेक्टेड हैव फ्यू ईयर्स टू लिव। ऐसा कुछ नहीं है कि उनके पास कम साल होते हैं। जो HIV इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी लाइफ डिपेंड करती है जो भी डॉक्टर्स के साथ में वो तो उसकी सीवियरिटी कितनी है, और प्लस आपके जो भी मेडिकेशन है आप कैसे कैसे ले रहे हो। अगर आपको काफी जल्दी पता लग जाता है और आपकी बॉडी पे इतना अटैक नहीं करा है वायरसेस ने, तो काफी अच्छे चांसेस है कि आप काफी अच्छा सर्वाइव कर सकते हो, ठीक है। HIV ऑलवेज शोज सिम्टम्स, ऐसा भी कुछ नहीं है, ये हफ्तों से लेके साल तक लग जाते हैं HIV के सिम्टम दिखाने में। और ओनली वे टू नो कि इफ यू आर HIV पॉजिटिव और नेगेटिव इज टू गेट टेस्टेड फॉर द एंटीबायोटिक्स विच योर बॉडी प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग द HIV। जो आपका वायरस होता है आपकी बॉडी में एंटर करता है, ठीक है। HIV कैन बी क्योर्ड, इसका कोई क्योर नहीं है, बस हम HIV को ट्रीटमेंट की मदद से जो उसका वायरस लेवल है उसका काउंट लो रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज HIV कैन नॉट अफेक्ट मी एंड माई फैमिली। ये भी एक गलत मिथ है, किसी को भी HIV हो सकता है, मैन वीमेन चिल्ड्रन को। और क्योंकि जो मोस्टली लोग होते हैं वो साइलेंट होते हैं अबाउट HIV कि उनको HIV है, और कभी कभी ऐसा होता है कि उनको पता ही नहीं होता उनको HIV है। और अगर आप अनसेफ सेक्स में उनके साथ इन्वॉल्व हो या फिर सिरिंजेस यूज कर ली, और अगर आपका ब्लड इन्फेक्टेड दूसरे के पे चला गया बॉडी पे, तो आप इन्फेक्ट हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्स इज सेफ एंड बोथ पार्टनर्स हैव HIV। ऐसा कुछ नहीं होगा कि प्लस प्लस का आपका रिजल्ट नेगेटिव आएगा। जो उसकी आपका सीवियरिटी है वो इंक्रीज हो सकती है, प्लस उसके बाद अगर आप किसी और के साथ में इन्वॉल्व हो तो उनको भी आपसे हो सकता है, ठीक है। यू कांट हैव अ बेबी इफ यू आर HIV पॉजिटिव, ये भी एक मिथ है। यू कैन हैव अ बेबी इफ यू आर HIV पॉजिटिव। द ओनली थिंग यू नीड टू मेक श्योर इज टू गेट
मेडिकेशंस और डॉक्टर से आपका मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट चले, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर किसी को HIV है तो उसको काउंसलिंग कैसे देंगे हम। आपके पेपर में मोस्टली आपको वैसे ये सब ज़्यादा लिखना नहीं होगा। आपके पेपर में बस आपको ये पता होना चाहिए कि HIV क्या होता है, एड्स क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म लिखो, डेफिनेशन लिखो, और बेसिक प्रोसेस क्या होता है कि मतलब किस वजह से HIV होता है, और लास्ट में बस की वही काउंसलिंग। अगर ये 3 मार्क्स से आएगा तो फिर बस आपको मोस्टली यही लिखना पड़ेगा कि काउंसलिंग क्या होता है। बट अगर 6 मार्क्स का आ गया तो आपको साथ में इसके मिसकंसेप्शंस वगैरह चिपकाने पड़ेंगे, और कि मतलब कैसे कैसे होता है और इसमें मिथ वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। काउंसलिंग का एम क्या होगा अगर किसी को HIV है, कि प्रिवेंशन ऑफ HIV ट्रांसमिशन। पहले लेवल पे तो वही कि भाई अगर तुमको है तो तुम कोशिश करोगे कि अगले को ना हो, ठीक है। और सेकंड इज प्रोविजन ऑफ काउंसलिंग सर्विसेज टू द एड्स पेशेंट एंड देयर फैमिली। सिर्फ जिसको एड्स है उसको नहीं, बल्कि उसकी फैमिली को भी हमको काउंसलिंग थोड़ी देनी पड़ेगी, क्योंकि जो जिसको पता लगता है एकदम से उसको HIV एड्स वगैरह है, उसका जो बेसिक मोरल है वो काफ़ी डाउन हो जाता है, और एज अ पर्सन उसको सिर्फ मतलब अपना भी नहीं, अगर उसकी फैमिली है उसकी भी चिंता होती है, क्योंकि बट ऑफ कोर्स जिसको HIV एड्स होता है उसको यही लगता है कि अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए, और अगर है भी तो फिर वो बस वही होगा कि दवाइयों पे वो जी रहा है, ठीक है। तो ऐसे में आप उनके साथ में फ्रैंक डिस्कशन करोगे कि आपका ये स्टेज है और ये आपकी बॉडी में हो रहा है, और आपको ये डेफिशिएंसीज है, और आपको ऐसे ऐसे इनसे डील करना है। उनका आप मोरल बूस्ट करोगे। साइकोसोशल साइकोलॉजिकल, साइकोसोशल में आगे आपको क्या, आपको सोसाइटी आपको क्या बोलेगी, किस नज़र से देखेगी, और साइकोलॉजिकल में आपका खुद का स्ट्रेस आ गया कि अगर आप ओनली अर्निंग हो घर में तो आपके बाद आपकी फैमिली का ख्याल कौन रखेगा, या फिर अगर आप मदर हो तो आपके बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, और आपसे आपके बच्चों को ना हो जाए, क्योंकि खाना वगैरह आप ही बनाते हो। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है इसमें। और फियर ऑफ रिजेक्शन, ऑफ कोर्स जो सोसाइटी है वो वही कर देती है कि इसके साथ में खाना नहीं खाना, ये नहीं करना। तो आपको उनको बताना है कि मिथ्स क्या होते हैं, और आपको उनके साथ उनकी फैमिली को भी बताना है कि ये मिथ होते हैं और ये मिसकंसेप्शन वगैरह हैं, कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप साथ में खाना खा रहे हो या हैंडशेक कर रहे हो तो आपको HIV एड्स वगैरह हो जाएगा। और पेशेंट्स को मोस्टली ये लगता है कि जो उनका फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, कि कुछ हो नहीं सकता उनके साथ में। तो आपको उनको ये बताना है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप प्रॉपर गाइडेंस और मेडिकेशंस ले रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास 1-2 साल ही हैं, आप बहुत अच्छा जी सकते हो। ओनली थिंग इज़ कि आपको अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखना है, ठीक है। इनिशियली आपको उससे बात करनी पड़ेगी कि इसको प्रिवेंट कैसे करें और फर्दर स्प्रेड होने से, और अवेयरनेस क्रिएट करें। बाद में आपको उनको ये बोलना पड़ेगा कि आप एक HIV टेस्ट करते रहिए, एक तो कि आप पॉजिटिव आ रहे हो कि नेगेटिव आ रहे हो, और HIV और एड्स के बीच में आपको उनको डिफरेंस भी बताना होगा। और एक विंडो पीरियड जो होता है जिसमें आपका 3 मंथ्स और 6 वीक का टेस्ट लेते हो उसके बारे में बताओ। ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है उसके लिए बताओ। सेफ सेक्स कैसे करें उसके लिए बताओ। सोसाइटी के साथ में कोप अप कैसे करें उसके लिए बताओ। मोर टाइम, जितना ज़्यादा मतलब आपको टाइम लगेगा उसको ठीक होने में, उसके बारे में बताओ। कॉन्फिडेंशियलिटी रखो कि ये बात और हम किसी को नहीं बताएंगे, और फर्दर काउंसलिंग अगर उसको रिक्वायर्ड है तो उसके बारे में बताओ, ठीक है। साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टू एच आई वी पॉजिटिव रिजल्ट्स क्या क्या होते हैं। अगर किसी को पता है, मतलब वो टेस्ट कराना है और वो तो ये मान के चल रहा है कि मेरे को तो हो ही नहीं सकता, बट अगर उसका पॉजिटिव है तो वो शॉक में जा सकता है, और उसको डर लग सकता है, या एनजाइटी होती है उसको डिप्रेशन में जा सकता है, एंगर, फ्रस्ट्रेशन और गिल्ट। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसकी जो मतलब जो लोगों का रिएक्शन होगा ऐसा होगा पॉजिटिव रिजल्ट पे, ठीक है। काउंसलिंग ऑफ एड्स पेशेंट एंड फैमिली। तो 3 स्टेज होती हैं इसमें। सबसे पहले ये एसिम्टोमेटिक स्टेज। इसमें क्या होता है, काउंसलर को पेशेंट को याद दिलाना होगा कि आपको फूड और न्यूट्रिशन वगैरह प्रॉपर रखना है। आपको सब सपोर्ट करेंगे। आपका जो ट्रीटमेंट है ड्रग से और ऑनवर्ड्स ट्रांसमिशन जो भी सारा कैसे चलेगा, ये सारा फर्स्ट स्टेज में बताते हैं। सेकेंड स्टेज होती है सिम्टोमेटिक स्टेज। इस स्टेज में जो काउंसलर है वो पेशेंट को ये याद दिलाता है कि आप न्यूट्रिशनल जो इफेक्ट है उसको मैनेज कैसे करोगे, और HIV का हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, और आपका जो मेडिकल केयर और साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो सब के बारे में काउंसलर उसको बताएगा पेशेंट को, ठीक है। और एंड ऑफ लाइफ स्टेज है थर्ड स्टेज, और काउंसलर का रोल इस स्टेज में वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली इसमें जो क्लाइंट है, ये जो पेशेंट है, उसका वो हो जाता है कि मतलब अब बहुत कम चांसेस है कि वो सरवाइव कर पाएगा। तो इसमें उनको ये बताना पड़ेगा कि इमोशनली स्ट्रांग कैसे रहो, और ट्रूथ बताओ उनको कि क्या है। उनको बोलो कि आप एक्सेप्ट करो जो भी हुआ है, और बाकी जो आपकी लाइफ है उसको फुलेस्ट तक जीने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है
चैप्टर 1। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 2 एजुकेशनल काउंसलिंग। इसका एम क्या होता है? देखो, एजुकेशनल काउंसलिंग और वोकेशनल काउंसलिंग सिर्फ इतनी पिद्दी सी है, सॉरी बीच में एक और पेज है, पर बहुत छोटी सी है। एजुकेशनल काउंसलिंग का मतलब क्या होता है कि पढ़ाई के लिए किसी को काउंसलिंग कैसे करनी है, और कौन मतलब किसको करोगे तुम? बच्चों में करोगे ऑफ कोर्स। वोकेशनल काउंसलिंग क्या होती है? जो करियर है आपके, ऑक्यूपेशन आपको क्या चूज करना है उसके लिए काउंसलिंग करता है। तो अगर तुम ये पढ़ के भी नहीं जाओगे ना, अगर तुम काफी आलसी हो और या फिर तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है, बट अगर तुमको सिर्फ इसके बारे में लिखना है तो भाई कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ तुमको तारीफ करनी है कि मतलब एज अ काउंसलर तुम बच्चों को क्या क्या बता सकते हो। मतलब तुम खुद भी लिख सकते हो यार कि एजुकेशन का मतलब, पहले बताओ कि एजुकेशन क्या होती है और उसकी वजह से बच्चों को क्या क्या फायदा होता है। अगर आप उसको काउंसलिंग कर रहे हो तो कितना उनको इम्प्रूवमेंट मिलेगी इससे, क्योंकि मोस्टली बच्चों को पता नहीं होता है कि उनको किस फील्ड में जाना है। ठीक है, तो एजुकेशनल काउंसलिंग बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका एम क्या है। इसका एम होता है कि हम बच्चों का जो मेंटल होराइजन है उसको एक्सपेंड कर पाएं, और जो बच्चों का नजरिया है उसको हम ब्रॉड कर पाएं टूवर्ड्स लर्निंग जॉयफुल एक्सपीरियंस अंडरस्टैंडिंग देयर एबिलिटीज एंड टैलेंट्स। ठीक है, काउंसलर इसमें क्या क्या हेल्प करते हैं? बच्चों का जो प्रॉब्लम होता है रिगार्डिंग लर्निंग, रिमेम्बरिंग, मोटिवेशन, इमोशंस और करिकुलम का जो लोड है, इस सब से जो काउंसलर्स हैं बच्चों की हेल्प करते हैं उनको समझाने में। ठीक है, और इसकी वजह से जो उनका एकेडमिक लोड है उसको काउंसलर ईज करने की कोशिश करते हैं। 3 सब एरियाज हैं, राव ने बताए थे। पहला है एडमिनिस्ट्रिंग ऑब्जेक्टिव टेस्ट टू सी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। एक पहले टेस्ट होता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जिसमें हम बच्चों का स्ट्रेंथ और वीकनेस पता कर सकते हैं। सेकेंड इज स्टडी स्किल्स इंप्रूवमेंट, जो बच्चों के स्किल्स हैं स्टडी के उनको हम इम्प्रूव कर पाए। और थर्ड इज रिजॉल्विंग पर्सनल प्रॉब्लम्स, अगर कोई बच्चा पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है तो उसके इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एलिमेंट्री। अगर बच्चों का लेवल है 6-7 तो उसमें बच्चा कैसे एडजस्ट कर सकता है? तो एज अ काउंसलर आपको बताना होगा कि जो बच्चा है वो स्कूल में अच्छे से एडजस्ट कर पाए और स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप वो इम्प्रूव हो, इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स बच्चा एक्वायर करे, स्टूडेंट्स की पोटेंशियल डेवलप हो, बेसिक एकेडमिक स्किल्स बच्चों की आप डेवलप कर पाओ और उनकी टेस्ट टेकिंग स्किल्स को इम्प्रोवाइज कर पाओ। ठीक है, वहीं जब बच्चा सेकेंडरी लेवल पहुंच जाएगा यानी कि 9th-10th वगैरह में पहुंच जाएगा तो आप कैसे करना है? उनका एक प्रॉपर एकेडमिक स्किल डेवलप हो पाए, एकेडमिक अचीवमेंट्स उसकी आप असिस्ट करो कि मतलब बच्चे की प्रोग्रेस कहाँ पे और कहाँ पे वो लैग कर रहा है। टेस्ट स्किल्स बच्चे के इंप्रूव करो, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे की डेवलप करो और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी उसकी इंप्रूव करने की कोशिश करो। ठीक है, लास्ट इज सीनियर सेकेंडरी स्टेज से बच्चा क्या कर पाएगा? ऑब्टेन, ऑर्गेनाइज, अप्लाई इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। मतलब बच्चा अपना पढ़ाई करने की कोशिश कर पा रहा है, मतलब वो अपना नोट्स बना पा रहा है, सेल्फ सफिशिएंट। क्योंकि मोस्टली यही होता है कि स्कूल तक सब टीचर्स बच्चों को स्पून फीड करते हैं, बट कॉलेजेस में ऐसा कुछ नहीं होता है। डेवलपिंग पॉजिटिव इंटरेस्ट, एक्टिव प्रैक्टिकल लर्निंग, एबिलिटी, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स टूवर्ड्स स्टडीज के बारे में आप फोकस कर पाओ। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, डेवलप डिसीजन मेकिंग स्किल्स, स्कूल्स टू हायर स्टडी ट्रांजिशन, मेक देम रेडी। ठीक है, बस यही है आपका। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। 3, 2, 1 खत्म। वोकेशनल काउंसलिंग क्या होगी? जिसमें आप बच्चों को करियर और ऑक्यूपेशन के बारे में बताओगे। तो a process in which the experienced and trained person assists an individual to help him understand about himself and the opportunities he can get। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक जो भी एक्सपीरियंस बंदा है वो आपको बताता है कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बेहतर जान पाओ और आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्या क्या आपको मिल रही हैं और अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट आप और डिसीजंस कैसे कर पाओगे। जैसे कि हमारा होता है मोस्टली कि कुछ बच्चों को नॉन मेड नहीं लेनी होती है पर वो नॉन मेड ले लेते हैं, या फिर किसी को आर्ट्स नहीं लेनी होती है फिर भी वो आर्ट्स में दोस्तों की वजह से घुस जाता है। तो यही सब डिसीजंस आप मतलब ऐसी हवा में ना लो और प्रॉपर गाइडेंस में लो। टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज चॉइस, टू फॉलो अ कोर्स ऑफ एक्शन इन हार्मनी, helping students reach higher optimum level, learn effective decision making skills, helping students in selecting maturely and objectively। खत्म। अब पढ़ेंगे यूनिट 3 चाइल्ड्स के बारे में कि चाइल्ड क्या होता है, चाइल्ड राइट क्या होता है, चाइल्ड प्रोटेक्शन क्या होती है, चाइल्ड अब्यूज, स्ट्रीट चाइल्ड, वल्नरेबल चाइल्ड, और खत्म। देखो चाइल्ड क्या है, डेफिनेशन क्या है? एवरी ह्यूमन बीइंग बिलो 18 ईयर्स इज अ चाइल्ड। चाइल्ड राइट्स क्या होते हैं? राइट टू सर्वाइवल, प्रोटेक्शन, पार्टिसिपेशन और डेवलपमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है बच्चों के लिए अपार्ट फ्रॉम जो राइट इक्वालिटी और स्पीच वगैरह है? आर्टिकल 21A फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन,
6 to 14 ईयर्स। और 24 आर्टिकल ये कहता है कि एम्प्लॉयमेंट टिल 14 तक में नहीं कोई भी करेगा बच्चों को जो हैजार्डियस होती है। 39 होती है अब्यूज एंड फोर्स टू एंटर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन, ये भी सेम वही है पर थोड़ा सा अलग भाषा में है। 39 इज इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरी चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट यूनिसेफ ने निकाला है, वो ये कहता है कि अब्यूज, एक्सप्लॉयटेशन, वायलेंस, निग्लेक्शन, ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, चाइल्ड मैरिज, ये सब नहीं होगा, ये चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंडर में आता है, ठीक है, चाइल्ड राइट्स में। तो ये आपको ये बता रहा है कि जो ये प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह है, ये पूरा फ्रेमवर्क है, इसके अंडर में राइट्स लिखे हुए हैं बच्चों के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम बच्चों की काउंसलिंग वगैरह कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर कोई जो आपका वल्नरेबल चाइल्ड होता है, वल्नरेबल चाइल्ड कौन होता है, जो अपने आप को बचा नहीं सकता है, ठीक है, जो पावरलेस है और जो एक्सपोज्ड है, ठीक है। तो ऐसे कौन से बच्चे होते हैं, पहले जिनकी एज बिलो 6 है, जो फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है, जो पावरलेसनेस है मतलब कि जिनके पास में कुछ है नहीं आसपास में कुछ भी यूज करने के लिए, जो डिफेंसलेस है मतलब कि कोई उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, पेरेंट्स वगैरह। पैसिविटी का मतलब है जो बच्चे की चाइल्ड की सिचुएशन है वो काफी ऐसी है कि वो एक्टिव हो ही नहीं पा रहा है वहां पे। और लास्ट इज इनविजिबल, जो बच्चों सिस्टम बच्चों को रिकॉग्नाइज तक नहीं करता। जो भी मतलब मान लो जो ये मेट्रो स्टेशन के नीचे बच्चे होते हैं, किसी को नहीं पता कि कब किसने किसको उठा लिया या फिर कब कोई कहाँ पे है। उसके बाद आता है चाइल्ड अब्यूज, फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल या फिर नेग्लेक्ट या एक्सप्लॉयटेशन। इनमें से किसी भी तरह का अगर बच्चों के साथ में अब्यूज होता है तो उसकी काउंसलिंग आप कैसे करोगे। आप छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ में आप प्रॉप्स यूज कर सकते हो, जैसे कि उनको एक डॉल उनको हक करने के लिए दो, क्योंकि बच्चे अफेक्शन वगैरह मिस करते हैं और बच्चे डॉल्स को भी उसी तरह से हक करेंगे जैसे वो अपने किसी फैमिली मेंबर को करेंगे। उनके साथ में आप प्ले सिचुएशंस निकाल सकते हो, उनको ड्राइंग्स, म्यूजिक, स्टोरी बुक्स वगैरह बता सकते हो या फिर दे सकते हो, जिससे उनका मूड थोड़ा लाइट हो और वो थोड़ा अच्छा फील करे। उनको एजुकेट करो, उनके केयर गिवर्स को एजुकेट करो, और उनके साथ में आप ग्रुप सेशन रख सकते हो जो अब्यूज चिल्ड्रन है सारे के सारे एक साथ, ताकि वो अपनी स्टोरी शेयर करें और वो ऐसा फील करे कि वो अकेले नहीं है। उनके साथ में आप प्ले थेरेपी यूज कर सकते हो। प्ले थेरेपी होती है कि आप खेलते खेलते उनको हील करने की कोशिश करो। और कोपिंग पैटर्न जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह है, उनसे आप उनको बता सकते हो कि आप कैसे इस चीज से ओवरकम करो, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रीट चिल्ड्रन। स्ट्रीट चिल्ड्रन कौन से होंगे, जो स्ट्रीट्स पे रहते हैं, एक तो विद फैमिली, दूसरे विदाउट फैमिली, और तीसरा हो गया जो ऑर्फन, रेफ्यूजीज या फिर जो रनअवे मतलब भागे बच्चे होते हैं, ये सारे के सारे को हम स्ट्रीट चिल्ड्रन कहते हैं। इनकी काउंसलिंग कैसे करोगे आप, प्रॉपर सर्विस और रिसोर्सेज के साथ में कोऑर्डिनेट करोगे आप ग्रुप और कम्युनिटी से, उनके साथ में उनकी इन्फॉर्मेशन लोगे और एक्सेस होना चाहिए आपके पास में हेल्थ सर्विस का। और इनको आप लाइफ स्किल्स सिखाओगे कि आपको एजर्टिव होना आना चाहिए। अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि मेरे लिए 100 रुपये में काम कर, तो आपको उसको मना करना आना चाहिए, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि आपको किस तरह के काम में इन्वॉल्व करना चाह रहा है। और नेगोशिएट करना आना चाहिए बच्चों को कि कोई उनको ठगे ना, और क्रिटिकली उनको सोचना आना चाहिए कि आपको कोई भी कुछ बोले तो आप मानो मत। और वो सेल्फ अवेयर करो, सेल्फ स्टीम उनकी हाई करो और उनको फ्रेंड्स बनाना सिखाओ, क्योंकि आसपास में अगर कोई उनको जानता है तो वो मदद के लिए आ सकता है, ठीक है। डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन क्या क्या हो सकती है, कम्युनिकेबल डिजीज, इन्फेक्शन, अर्ली मदरहुड, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज, इनएक्सेसिबल हेल्थ केयर सर्विस, इनएडिक्वेट सैनिटाइजेशन, इंटर फैमिली मैरिजेस। ऐसे बच्चों की आप कैसे काउंसलिंग करोगे। थेरेपेटिक बिहेवियर सर्विसेज, जिनको जब बहुत ज़्यादा नीड है उनको हॉस्पिटलाइज करो। बिहेवियरल लाइफ कोचिंग दो। ट्रांजिशनल यूथ प्रोग्राम्स, अगर इनमें से कोई बच्चे टीन हैं तो उनको ये वाला प्रोग्राम बताओ। बिहेवियर कंसल्टेशन, फैमिली सपोर्ट एंड एजुकेशन। हो गया यूनिट 4 है एडिक्शन। एक्चुअली ना सारी की सारी बीमारियां पढ़ पढ़ के मेरा खुद का दिमाग खराब हो रहा है, बट स्टिल खत्म करते हैं। 4th इज एडिक्शन। एडिक्शन में क्या हो गया, एडिक्टिव बिहेवियर क्या होता है, जो मतलब कि बिहेवियर बेस्ड ऑन पैथोलॉजिकल नीड्स फॉर अ सब्सटेंस और एन एक्टिविटी। किसी भी चीज़ या फिर किसी भी चीज़ को करने के लिए या उसको सब्सटेंस के लिए अगर आप एक पैथोलॉजिकल नीड दिखाते हो, उसको हम एडिक्टिव बिहेवियर कहते हैं, ठीक है। एडिक्टिव बिहेवियर की काउंसलिंग स्टार्ट करने से पहले जो काउंसलर है उसको ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो एडिक्टिव या साइकोएक्टिव सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं वो कौन सी कैटेगरी का है, ठीक है। तो इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं। इसमें जो पहली कैटेगरी है वो है साइकोएक्टिव सब्सटेंस, जिसमें आप मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हो, और ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्रोनिक प्रॉब्लम्स होती हैं। इसका मतलब है कि जैसे जो ऑर्गन इम्पेयरमेंट है और इसकी वजह से ज़्यादा लंबे टाइम तक
यूज़ करने की वजह से ऑर्गन इम्पेयरमेंट हो जाता है, ठीक है, मतलब आपका कोई भी पार्ट खराब हो जाता है। और ये मोस्टली होता है जब हमारा विटामिन की कोई डेफिशिएंसी हो जाती है और उसकी वजह से हमारे ब्रेन में टॉक्सिसिटी एक्सेस में आ जाती है, ठीक है। सेकंड होता है मालाडेप्टिव बिहेवियर। मालाडेप्टिव बिहेवियर की वैसे डेफिनेशन होती है कि अगर कोई आप या तो किसी बिहेवियर को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो किसी बिहेवियर में, और या फिर आप उसी चीज़ का बहुत रेगुलर यूज़ कर रहे हो, ठीक है। और रेगुलर और कंसिस्टेंट यूज़ की वजह से आपका एक तो उस पर सब्सटेंस डिपेंडेंस डिसऑर्डर हो जाता है, जिसकी मतलब जिसको आप उसको छोड़ नहीं पाते, जो कहते हैं कि लत लग जाती है वो। और इसके बाद वो कह रहा है कि एनजाइटी क्या होता है। एनजाइटी साइकोलॉजिकल प्लस साइकोसोशल कारणों की वजह से होती है, और इसके जो सिम्टम्स हैं वही हैं स्ट्रेस, फिजिकल डिस्कम्फर्ट, वरिंग, फियर और फोबियाज। एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या क्या हैं? नर्वसनेस, इरेशनल वरी, पैनिक अटैक्स, अर्ज टू अवॉइड अ सिचुएशन या फिर प्लेस या फिर लोग, पैरानॉइड थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, नोजिया, डिजीनेस, डिप्रेशन, लोनलीनेस, स्ट्रेस, पैनिक, लाइफ ट्रांजिशंस, मेंटल इलनेस, ग्रीफ, केयर गिवर स्ट्रेस, ट्रॉमा, स्पिरिचुअल इश्यूज। बिहेवियरल चेंज क्या होते हैं इसकी वजह से? आप गुस्सा ज़्यादा होते हो, इरिटेट होते हो, आपका सेल्फ स्टीम लो होता है, अकेला लगता है आपको, डिप्रेशन हो जाता है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है चीज़ों में, जजमेंट्स आपकी पुअर हो जाती है, डिसीजंस नहीं बना पाते आप ढंग से, फैमिली रिलेशन आपकी खराब हो जाने लग जाते हैं, रिलेशनशिप्स, नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है आपका, और आपका जो पर्सनैलिटी है पूरी चेंज हो जाती है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल चेंज क्या होता है? आपका मेमोरी लॉस हो जाता है, होने शुरू हो जाता है, फैटिक, थका हुआ लगता है आपको, रेस्टलेसनेस होती है, फिर बेचैनी, और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है आपको, पल्पिटेशन होता है, कन्फ्यूजन होता है, वीक इम्यून सिस्टम होता है, और कैंसर, HIV, एड्स वगैरह के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, और बोलने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अभी नहीं हुआ ख़त्म, थोड़ा सा बचा है। कॉजेज ऑफ एडिक्शन है एनजाइटी क्या क्या होता है? अगर आपके कोई रिप्रेस डिज़ायर्स हैं, मतलब कि जो आप पहले नहीं कर पाए बट आप करना चाहते हो, तो उसकी वजह से आपको एनजाइटी एडिक्शन होने के चांसेस रहते हैं। और अगर आपका रिपीटेड फेलियर है, जो लोग बहुत ज़्यादा फेल होते रहते हैं तो वो ड्रग्स वगैरह लेना शुरू कर देते हैं, सो एज टू कोप अप विद द सिचुएशन, कि वो उस फीलिंग को फील नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए वो ड्रग्स लेके उनको ऐसा लगता है कि मैं किसी और जोन में चला गया। और अडेप्शन विद एनवायरनमेंट, तो जो टीन लाइफ होती है बच्चों की, जो हमारी एक स्कूल लाइफ होती है, थोड़ी सी कॉलेज की होती है, इसमें सबसे ज़्यादा जो हम ऐसी चीज़ों को यूज़ करने के उसमें होते हैं, पॉजिटिव्स बहुत ज़्यादा रेट होता है, हाई होता है। और इसीलिए जो कॉलेज के बच्चे होते हैं, स्कूल गोइंग होते हैं, वो या तो एक दूसरे को देख के ये सब करना शुरू कर देते हैं, और या फिर अगर वही कि कोई अकेला रह गया है तो वो ये चीज़ें लेना शुरू कर देता है। और प्लस कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि बच्चों को लगता है कि अगर वो ये सब करेंगे तो वो कूल दिखेंगे, और क्योंकि हमको मूवीज़ और सोशल मीडिया में यही दिखाते हैं कि जो ये सब चीज़ ले रहा है वो काफ़ी कूल है, या फिर वो काफ़ी अमीर है, या फिर जिसको ये सब चीज़ की नॉलेज है वो काफ़ी ज्ञानी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और ये चीज़ें आपको बाद में समझ आती हैं, जब आपके पेरेंट्स समझाएंगे, आपको नहीं आती तब समझ। अगर आपके कोई दोस्त आपको समझाए तो आप बेटर समझते हो। नेक्स्ट इज इनफेक्टिव पेरेंटिंग। अगर पेरेंटिंग ही सही नहीं है, अगर जो फादर है या मदर है वही एल्कोहलिक हैं या फिर सिगरेट वगैरह का कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं, तो ऐसी कोई वो बड़ी बात नहीं है कि जो उनका बच्चा है वो भी ड्रग्स लेना शुरू कर देगा, और या फिर वो सिगरेट या स्मोकिंग वगैरह उसके लिए आम बात ही होगी, ठीक है। जेनेटिक्स माइट बी प्रीडिस्पोज्ड। अगर जेनेटिक्स मतलब देखा गया है इसमें जीन्स में कि अगर जो ज़्यादा वैसा उनका होता है, जो एल्कोहलिक कंजप्शन उनकी ज़्यादा होती है, तो उसमें जो बच्चा है उसके भी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो भी यही सब करेगा, ठीक है। जो चाइल्डहुड में ट्रॉमा होता है या अब्यूज़ हो रखी होती है, उसकी वजह से मेंटल इलनेस होती है, उस वजह से क्रोनिक पेन वगैरह। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहला है ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी का मतलब है कि जो आपस में लोग हैं वो सारे एक साथ में इसमें हेल्प करें। तो इसमें ए पार्ट क्या है? प्लानिंग। मतलब कि आपको ये देखना होगा कि पर्पस सबका सेम हो, जैसे कि अगर सारे के सारे जो ड्रग्स में कोई भी पर्टिकुलर ड्रग छोड़ना चाहते हैं वो सारे के सारे एक साथ बैठे हों, और 5 से 7 मेंबर्स होने चाहिए, 45 से 60 मिनट का कोई एक लेक्चर आप डिसाइड करोगे। फिजिकल सेटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, टाइम सबको सूट करना चाहिए, ठीक है। सेकंड इज मेंबर सिलेक्शन। जो भी आप उनके साथ में सिलेक्ट करना होगा वो ऐसे देखना होगा कि जो उनका लेवल ऑफ कमिटमेंट है वो सबका सेम है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई एक उसमें से कह रहा है कि हम सबको ही खत्म करना है और एक उसमें से कह रहा है यार मेरे को तो फिर से तलब हो रही है, तो वो नेगेटिव इंफ्लुएंस डालेगा बाकी लोगों पे, ठीक है। और सभी का एक्सेप्टेंस वाला बिहेवियर होना चाहिए, ट्रस्ट का होना चाहिए। सी इज स्टेज ऑफ प्रोसेस, बिगनिंग, वर्किंग और क्लोजिंग। सी शुरू करोगे, फिर बीच में और ख़त्म। लास्ट इज फॉलो अप।
बी पार्ट इज बिहेवियरल काउंसलिंग। बिहेवियर काउंसलिंग में आप एवर्जन थेरेपी का यूज़ कर सकते हो। इसमें मैंने आपको बताया था ना पीछे क्या होता है, तो अपना भी याद करने की कोशिश करो क्या होता है। एवर्जन थेरेपी में ये होता है कि जो भी आपका, जैसे अगर कोई ड्रिंक कर रहा है तो वो उसका एक कंडीशनल स्टिमुलस है, उसके साथ में एक अनकंडीशनल स्टिमुलस जोड़ते हैं, जो कि जैसे कि आपका ऐसा इंजेक्शन होगा जिससे आपको वॉमिट आए या फिर इलेक्ट्रिक शॉक्स वगैरह, और उसकी वजह से जो हमारा डिजायर्ड बिहेवियर है वो बिहेवियर करना शुरू कर देता है। ठीक है। तीसरी है एनवायरमेंटल थेरेपी। इसका मतलब है कि आपस में जो भी आपका पीयर डिस्कशन वगैरह रोल प्ले बेसिक है उनके साथ में आप उसको ठीक करो। नेक्स्ट इज सपोर्टिव साइकोथेरेपी। इसका मतलब है आप उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दिखाओ लाइफ के, और जो उसके पास के एक्सपीरियंस चाइल्डहुड के उनको सुधारने की कोशिश करो। री एजुकेटेड साइकोथेरेपी का मतलब है कि आप उसमें इंसाइट गेन करने की कोशिश करो जो उसके साथ में बैठ के, कि तुमने इस चीज़ से क्या सीखा, और तुम्हारा मतलब आपका जब से आपने शुरू करा है लेना उसके बाद में आपने सिर्फ लॉस देखा है और आप डाउन गए हो, तो आप इसको कैसे उभर सकते हो। सिक्स्थ इज सेल्फ कंट्रोल ट्रेनिंग, उनको खुद से दिखाओ। सेवंथ इज सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें अपने माइंड प्लस बिहेवियर को उसके मोटिवेट करना है। और लास्ट इज इंडिविजुअल काउंसलिंग, जो आप अलग अलग हर एक को दे सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बुक 4 काउंसलिंग फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स। अगर आपको एफर्ट और वीडियो सही लगती है तो लाइक करो और कमेंट करो प्लीज़ कि कुछ अगर आपको नहीं आ रहा है समझ, या फिर मैं ज़्यादा जल्दी भाग रही हूँ, क्योंकि हमारे पास दिन कम है भाई, 2 हफ्ते भी नहीं बचे हमारे पास में, और अभी हमारे को 1 2 3 4 8 9 बुक्स और करनी है। चलो छोड़ो, पढ़ाई करो, बाय।